अहमदाबाद जाती ट्रेन में दादाजी के साथ बनी घटना। सुबह की 6 बजे थी। मुंबई से अहमदाबाद की ओर दौड़ती ट्रेन पूरी रफ्तार में थी। ट्रेन के डिब्बों में सुबह की हल्की हलचल, चाय वाले की आवाज, खिड़की से आती समंदर मिश्रित हवा और यात्रियों की नींद से भरी आंखें, सब कुछ एक साधारण सफर जैसा लग रहा था। लेकिन उसी B1 कोच की निचली बर्थ पर बैठे थे दादाजी मोहनलाल त्रिवेदी, उम्र 68 साल, सफेद कुर्ता पायजामा, माथे पर हल्का चंदन का तिलक और हाथ में हमेशा रहने वाली छोटी सी कपड़े की थैली, जिसमें उनके लिए दुनिया की सबसे कीमती चीज थी उनकी पत्नी की आखिरी निशानी, एक पुरानी चांदी की अंगूठी और भगवान द्वारकाधीश की छोटी मूर्ति। मोहनलाल गुजरात के एक छोटे से गांव भानपुर के रहने वाले थे। वे जिंदगी भर कपड़े की छोटी दुकान चलाते रहे, लेकिन दिल इतना बड़ा कि गांव के हर गरीब के लिए उधार खाता हमेशा खुला रखते। उनके बेटे का नाम नीरव त्रिवेदी था, एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने वाला आम इंसान, जिसने पिता को टिकट तो एसी का दिलाया था, पर यह नहीं सोचा था कि सफर में पिता का असली रिजर्वेशन तो उनके संस्कारों का था, सीट का नहीं। मोहनलाल खिड़की के पास बैठे बाहर देख रहे थे। ट्रेन एक सुरंग पार कर रही थी और तभी एक 19-20 साल का लड़का तेजी से भागता हुआ कोच में घुसा। सांस तेज, कपड़े अस्त व्यस्त, आंखों में डर। उसके पीछे पीछे 2 टिकट रहित गुंडे भी घुस आए। उनका लीडर था बंटी उर्फ बलवंत राणा, जो पैसों के लिए यात्रियों को लूटने में माहिर था। बलवंत की नजरें उस लड़के की जेब पर थी, जिसमें एक छोटा सा पैकेट था। वह पैकेट मामूली नहीं था, उसमें उस लड़के की बहन की शादी के लिए रखे 50,000 रुपये नकद थे। लड़का, जिसका नाम आदित्य पंड्या था, अपनी बहन के लिए मुंबई से अहमदाबाद जा रहा था। और स्टेशन पर भीड़ का फायदा उठाकर बलवंत ने वह पैकेट छीनने की कोशिश की थी, लेकिन आदित्य बचकर ट्रेन में चढ़ गया। बलवंत और उसके साथी भी बिना टिकट ट्रेन में घुस आए, क्योंकि उनके लिए ट्रेन का किराया नहीं, शिकार का माल मायने रखता था। जैसे ही बलवंत ने आदित्य का हाथ पकड़ा और बोला, पैकेट दे दे वरना यहीं पटक दूंगा, पूरा कोच शक्ति में आ गया। सुबह का समय था, लोग जागे हुए थे, पर दिलों में वही पुराना सवाल, हम क्यों बीच में पड़े। लेकिन इसी बीच मोहनलाल धीरे से उठे। उम्र भले 68 थी, पर रीढ़ 28 साल के जवान जैसी सीधी थी। उन्होंने बिना सीखे कहा, अरे भैया, क्या परेशानी है, और सुबह सुबह हाथापाई क्यों। बलवंत ने दादाजी को ऊपर से नीचे तक देखा और ताना मारा, दादा, तू बैठ जा, नहीं तो तुझे भी स्टेशन भेज दूंगा। मोहनलाल ने थैली को सीने से लगा लिया और बोले, स्टेशन भेजना तेरे बस की बात नहीं, पर इंसानियत भेजना मेरे बस की बात जरूर है। यह वाक्य ऐसा था, जैसे किसी ने कोच में सायरन नहीं, स्वाभिमान का शंख बजा दिया हो। बलवंत छीट गया, उसने दादाजी को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन तभी एक और यात्री खड़ा हो गया, इमरान शेख, एक 40 साल का साधारण सा दिखने वाला आदमी, जो असल में एक मार्शल आर्ट ट्रेनर था। उसने मोहनलाल को संभालते हुए कहा, दादा, आप ठीक हैं। मोहनलाल बोले, हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ, पर यह बच्चा ठीक से पहुंचना चाहिए। अब आदित्य घबराया हुआ कोच के कोने में था। बलवंत और उसके साथी उसके करीब बढ़े, और तभी मोहनलाल ने थैली से वह छोटी मूर्ति निकाली, ऊपर उठाई और पूरी गंभीरता से बोले, द्वारकाधीश सब देखते हैं, गलत करशो तो यही हिसाब थशे। उनकी आवाज में गुस्सा नहीं, अटल विश्वास की गर्जना थी। गुजराती लहजे में बोल गए। उस वाक्य ने कोच में बैठे हर गुजराती यात्री की नसों में खून की रफ्तार ट्रेन से भी तेज कर दी। और एक एक कर 6-7 लोग खड़े होने लगे। कोई वकील था, कोई व्यापारी, कोई छात्र,
हाँ, पर उस वक्त सबके दिल पर एक ही मुहर थी, गुजरात का स्वाभिमान। हाँ, बलवंत ने भीड़ को देखा तो पहले गुराया, हाँ बहुत नेता पैदा हो गए हैं क्या। हाँ, तभी इमरान ने कहा, नेता नहीं, हाँ जागे हुए इंसान पैदा हो गए हैं। हाँ, इमरान ने एक झटके में उसका हाथ मोड़ा। हाँ, दूसरा साथी पीछे सरक गया और अब कोस पूरी तरह अलर्ट हो चुका था। हाँ, मोहनलाल ने इमरान से कहा, बेटा इनको मार मत, हाँ बस रोक, हाँ ताकि कानून अपना काम करे। हाँ, इमरान ने सिर हिलाया। आरपीएफ हेल्पलाइन पर कॉल डिब्बे से ही किसी यात्री ने लगा दी। हाँ, बलवंत अब बैकफुट पर था। हाँ, लेकिन जाते जाते उसने दादाजी की थैली पर नजर डालते हुए कहा, हाँ दादा, उसमें क्या है, हाँ दे दे, और बात खत्म। हाँ, दादाजी ने थैली खोली, अंगूठी और मूर्ति दिखाई और बोले, ये मेरी पत्नी का आखिरी आशीर्वाद है। हाँ, तू सू भी ले तो तेरा अंत यहीं शुरू। हाँ, बलवंत समझ गया कि हाँ यह कोई आम बूढ़ा आदमी नहीं, हाँ बल्कि संस्कारों का चलता फिरता किला है। और ट्रेन अगले स्टेशन के पास धीमी हुई। आरपीएफ की टीम तैयार मिली। हाँ, बलवंत और गैंग पकड़े गई और आदित्य का पैकेट सुरक्षित उसके हाथ में आया। हाँ, पूरा कोस राहत से ज्यादा गर्व से भर गया था। हाँ, दादाजी वापस अपनी सीट पर बैठे। हाँ, लेकिन अब कोस के लिए वे सिर्फ एक बुजुर्ग यात्री नहीं, हाँ बल्कि चलता फिरता प्रेरणा का पोस्टर बन चुके थे। हाँ, जिन्होंने 50,000 रुपये नहीं बचाए थे, हाँ बल्कि एक बहन की शादी की उम्मीद, एक परिवार की इज्जत और एक कोस का आत्मसम्मान बचाया था। आरपीएफ द्वारा बलवंत राणा और उसके गैंग की गिरफ्तारी के बाद ट्रेन ने आगे का सफर फिर से शुरू किया। लेकिन अब कोच का माहौल बदल चुका था। सुबह की वही साधारण सी रोशनी अब लोगों के चेहरों पर गर्व की चमक बनकर फैल रही थी। यात्रियों के बीच कानाफूसी की जगह खुली सरसाई होने लगी और हर जुबान पर एक ही नाम था, मोहनलाल त्रिवेदी। जिन्हें लोग अब दादा नहीं बल्कि सौराष्ट्र का चलता फिरता स्वाभिमान कह रहे थे। आदित्य पंड्या अभी भी अपनी सीट के पास खड़ा था, हाथ में वही पैसों वाला पैकेट, जो अब सुरक्षित था। लेकिन उसकी आंखें नम थी। नम इसीलिए नहीं कि वह डर गया था, बल्कि इसीलिए कि जिस बहन की डोली उठाने का सपना वह लेकर निकला था, उसकी रक्षा किसी अजनबी ने अपने संस्कारों से कर दी थी। आदित्य धीरे से मोहनलाल के पास आया और उनके पैरों के पास झुक गया और कांपती आवाज में बोला, दादाजी, आज आपने सिर्फ पैसे नहीं बचाए, आपने मेरी बहन रिद्धि की शादी बचाई है। यह कहते ही कोस में बैठे कई लोग भावुक हो गए। कोस की आंखें भीग गई। पर दादाजी ने हाथ बढ़ाकर उसे उठाया और बोले, हाँ भैया, तू झुक मत। जिसका रक्षण सत्य करे वो कभी झुकता नहीं। आज जो बचा है वो तेरा कर्म और तेरी बहन का भाग्य है। मैं तो बस माध्यम था। लेकिन आदित्य जानता था कि माध्यम और देवदूत में फर्क सिर्फ नाम का होता है, काम का नहीं। कोस के बीच की सीट पर बैठे व्यापारी राजीव मेहता खड़े हुए। उन्होंने घोषणा की, दोस्तों, इस कोस में जो हुआ वह सिर्फ एक अपराध की गिरफ्तारी नहीं, बल्कि सामूहिक जमीर की रिहाई है। फिर उन्होंने दादाजी से पूछा, मोहन भाई, आप इतने शांत होकर भी इतने निडर कैसे रहे। दादाजी ने जवाब दिया, दुकान कपड़े की थी पर परवरिश धागे जैसी मजबूत मेली थी और भगवान में आस्था पटरी जैसी सीधी है, जो डिगे नहीं। यह सुनकर एक छात्रा बोला, मतलब आप बचपन से ही ऐसे ही रहे हैं। दादाजी हंसे और बोले, बदमाश को देखकर जो शांत रहे वो कमजोर नहीं, वो तैयार तूफान होता है। कोस में ताली बज उठी। लेकिन यह ताली शोर के लिए नहीं, साहस के सम्मान के लिए थी। इमरान शेख, जो अब तक चुपचाप खड़ा था, उसने कहा, दादाजी, अगर आप ना बोलते तो शायद हम भी खड़े होने में देर कर देते। दादाजी ने उसकी ओर देखा और बोले, बेटा, आग एक चिंगारी से शुरू होती है,
और चिंगारी उम्र नहीं देखती। यह बात सच थी। क्योंकि जिस उम्र को लोग कमजोरी मान लेते हैं, उसी उम्र ने आज कोष की ताकत को जगा दिया था। तभी एक 55 साल की महिला शकुंतला बेन वे बोली, मैंने आज तक टिकट कई बार दिखाया है, लेकिन डर पहली बार छिपाया है। पूरा कोष हंसा। लेकिन इस हंसी में भी सीख छुपी थी, कि डर छिपा जा सकता है पर सम्मान नहीं। ट्रेन जैसे ही अहमदाबाद की सीमा के करीब पहुंची, टीटी अधिकारी मीरा चौधरी, जो आगे के कोष से स्थिति की रिपोर्ट लेकर आई थी, उन्होंने भी दादाजी से मुलाकात की। मीरा ने कहा, आप जैसे लोग रेलवे की सुरक्षा का अनऑफिशियल सिस्टम है। दादाजी ने हल्के विनम्र स्वर में कहा, सिस्टम कागज से बनता है और इंसान दिल से। मीरा ने सिर झुकाकर सम्मान दिया। और यह झुकना आदित्य जैसा नहीं बल्कि कर्तव्य का अभिवादन था। तभी कोच के स्पीकर से अनाउंसमेंट हुआ, हम शीघ्र अहमदाबाद स्टेशन पहुंचने वाले हैं। कृपया अपना सामान संभाल ले। लेकिन लोगों को सामान से ज्यादा उस घटना को संभालना था, जो उनके दिल में बस चुकी थी। आदित्य ने दादाजी को एक कागज दिया, जिस पर उसकी बहन का शादी का कार्ड था। दादाजी ने कार्ड को छुआ, आंखें बंद की और बोले, द्वारकाधीश करे। डोली हंसते गाते उठी। यह आशीर्वाद था, लेकिन इसमें रेलवे की सीट की सील भी लगी थी। क्योंकि कुछ आशीर्वाद सिर्फ घर नहीं बसाते, समाज भी बसाते हैं। अहमदाबाद स्टेशन आया, ट्रेन रुकी और उतरते वक्त कई यात्रियों ने दादाजी के साथ फोटो लिया। आकुश ने कहा, हम इस घटना को वीडियो में बताएंगे, ताकि लोग सीखें कि एक आवाज से भीड़ जाग सकती है। दादाजी बोले, सीख बांटोगे तो सफर लंबा नहीं लगेगा। और फिर वे धीरे से प्लेटफॉर्म पर उतर गए, बिना शोर बिना दिखावे। बस उस साल से जिसमें लिखा था, साहस कभी रिटायर नहीं होता। ऐसे ही नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। आभार।